आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए सिलसिला शुरू करते हैं यूपी की बात मनीष के साथ। लेकिन आज यूपी से बाहर जरा बंगाल का नज़ारा देखते हैं। बंगाल में पहले चरण के तहत वोटिंग हो चुकी है और बम्पर वोटिंग हुई है। हालांकि हम आपको आगे बताएंगे कि इस बम्पर वोटिंग से बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल में ऐसा होता रहा है। हम आपको चुनावी आंकड़े भी देंगे कि बंगाल में किस तरीके से पिछले 20 सालों से लगातार बम्पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 152 सीटों का, जहां के 1500 के लगभग उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 152 सीटों पर क्या खास है और तृणमूल कांग्रेस के लिए, इस मुद्दे को भी समझेंगे। 152 सीटों पर बंगाल में चुनाव हो चुका है, यानी आधी सीटों पर चुनाव हो चुका है। 294 सीटें बंगाल विधानसभा में है। पिछले इलेक्शन की यदि बात करें तो इन इलाकों में ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी। आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है कि कम से कम इस बार तो बंगाल में सरकार पलट ही दे और बिहार की तरह अपना खुद का मुख्यमंत्री बंगाल में बैठा है। आपको पता ही होगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी। इन 77 सीटों में से जिन 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, उनमें से 59 सीटें भाजपा को मिली थी। यानी ये 75% के एबव स्ट्राइक रेट बीजेपी का इन्हीं 152 सीटों में। पूरी ताकत भाजपा के सभी नेताओं ने लगा रखी है। तो अब सेकेंड फेज में जो भी इलेक्शन होगा वो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कितना एज रहता है, क्या उसको कितनी सीटें हासिल होती हैं, ये देखना तो रहेगा ही। लेकिन इस फर्स्ट फेज के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जितनी बढ़त मिल जाएगी, वही उसकी सरकार के बनने और न बनने का रास्ता तय करेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने भी लगातार ताकत लगा रखी है बंगाल के चुनाव में, और तृणमूल कांग्रेस को, खासकर ममता बनर्जी को बंगाल में मात दे देना इतना सहज भी नहीं है, आसान भी नहीं है। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी को सिर्फ ममता बनर्जी ही हरा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को हराने के लिए उनके तरीके की पॉलिटिक्स करना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की है। ममता बनर्जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस ममता ने वाम दलों को बंगाल से हटाकर अपनी सरकार बनाई, उस ममता से लड़ना इतना आसान नहीं। चुनावी आंकड़े भी इसके पक्ष में बहुत गवाही देते हैं। पूरे देश भर में बंगाल एक ऐसा अनोखा राज्य है जहां सत्तारूढ़ दल का पिछले 3 चुनावों से लगातार ग्राफ बढ़ता देखा गया। कितनी सरप्राइजिंग बात है। यानी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी देखी ही नहीं गई है। कितनी बड़ी बात है ये। आइए देख लेते हैं कुछ चुनावी आंकड़े। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। 2001 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपना पहला चुनाव लड़ा था और 2001 में तब उसे 294 में से 60 सीटों पर जीत मिली थी और ममता बनर्जी की पार्टी का वोट शेयर था 40%। लेकिन 2006 में कुछ अजीब सा घटा और ममता बनर्जी का नंबर आधे पे आ गया। यानी जिस टीएमसी ने 2001 में 60 सीटें जीती थी, उसी टीएमसी को 2006 के चुनाव में 30 सीटों से संतोष करना पड़ा। उसका परफॉर्मेंस आधा रह गया। लेकिन उसके बाद से फिर ममता बनर्जी ने कभी मुड़ के नहीं देखा। चुनाव आया 2011 का और पहली बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में बनी। वाम दलों को उन्होंने उखाड़ फेंका। तब तृणमूल कांग्रेस ने 226 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 184 सीटों पर जीत मिली थी। सबसे खास बात यह है, टोटल वोटिंग का 50% ममता बनर्जी को मिल गया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जितने वोट पड़े हों, आधे वोट सिर्फ एक पार्टी को पड़ जाए। जबकि वहां कांग्रेस भी प्लेयर थी, भाजपा भी प्लेयर थी, लेफ्ट की पार्टियां तो प्लेयर्स थी ही। उसके बावजूद 50% वोट पर ममता बनर्जी का कब्जा रहा और पहली बार उनकी सरकार बनी। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का ग्राफ लगातार हर चुनाव दर चुनाव बढ़ता रहा और एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर बंगाल में अभी तक नहीं दिखा है? क्योंकि 2011 के बाद 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन और बेहतर किया और ममता बनर्जी को 184 के बजाय 211 सीटें मिली। उसका
वोट शेयर जरूर 5% कम हुआ। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने 290 सीटों पर चुनाव लड़ा और 215 सीटों पर जीत मिली। यानी जिस टीएमसी को 2011 में 184 सीटें मिली, उसे 2016 में 211 सीटें मिली और 2021 में 215 सीटें मिली। यानी कि उसका ग्राफ लगातार बढ़ता गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों लग रहा है कि वो ममता बनर्जी को मात दे देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बहुत बढ़ा है और यदि परसेंटेज में देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी से कई गुना ज्यादा बढ़ा है। इसके भी चुनावी आंकड़े गवाही देते हैं। पहला अहम चुनाव भाजपा ने 2016 में लड़ा बंगाल में, तब उसे सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा और उसको वोट शेयर सिर्फ 10% मिला। लेकिन भाजपा तब पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, वो बंगाल की धरती पे आके खड़ी ही हुई थी और उसकी मेहनत का नतीजा रहा कि जब 2021 में दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 10% से बढ़कर 38% पहुंच गया, 28% का उछाल। और सीटों में क्या अंतर आया? भाजपा को 3 सीटों के बजाय 77 सीटें हासिल हुई बंगाल की विधानसभा में। इतनी बड़ी सफलता बहुत जल्दी किसी पार्टी को नहीं मिलती। इसीलिए भाजपा के नेताओं को लगता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी इस बढ़त को और भी बढ़ाएंगे और 294 सीटों की विधानसभा में बहुमत लाकर दिखाएंगे और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बंगाल की विधानसभा में बैठाएंगे। तो दोनों ही पार्टियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये भी बहुत अचरज की बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों का ग्राफ चुनाव दर चुनाव बढ़ता रहा है, जबकि आमतौर पर चुनाव में ऐसा नहीं दिखता। किसी का ग्राफ घटता है तो किसी का बढ़ता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों इक्वली मजबूत हैं। अब चुनाव का नतीजा जो भी हो उसका एनालिसिस बाद में किया जा सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत जोर की टक्कर बंगाल में देखने को मिल रही है। अब आइए बात कर लेते हैं वोट शेयर की। पूरे देश में इस बात को लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि एसआईआर ने ऐसा क्या असर डाल दिया कि बंगाल के चुनाव में इतनी बढ़त के साथ पोलिंग हुई है। 85% से आगे बंगाल में वोटिंग परसेंट पहुंच गया है। चौंकने वाली तो बात है ही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के इलाके में खासकर यूपी बिहार में देखें तो 60% भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और बंगाल जैसे राज्य में ये 85%, उसके बगल के राज्य में 85% से ऊपर पोलिंग परसेंट पहुंच जाए तो ये चौंकाने वाली बात है ही है। लेकिन बिल्कुल चौंकिए मत आप, क्योंकि चुनावी आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि बंगाल में पिछले 20-25 सालों से पोलिंग परसेंट हमेशा 80 से ऊपर रहा है। देख लीजिए आंकड़े। 2001 में बंगाल में 75% पोलिंग हुई थी, 2006 में 82%, 2011 में 85%, 2016 में 83%, जबकि 2021 के चुनाव में 82% वोटिंग हुई थी। तो पिछले 4 चुनाव से तो 80 से ऊपर बंगाल का पोल परसेंट जा ही रहा है, तो इसमें चौंकने वाली कोई बात तो है नहीं। और तो और इस बार और भी बढ़त इसलिए भी दिखी है क्योंकि वोटर लिस्ट थोड़ी रिफाइन हुई है। जो वोटर जिनके नाम दिल्ली में भी थे, बिहार में भी थे और बंगाल में भी था, वैसे लोग कम हुए हैं। तो एक्चुअल वोटरों की संख्या सामने आने से पोल प्रतिशत में आपको ये और भी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन कोई एक अचरज की बात नहीं है। अब आइए जान लेते हैं कि बंगाल चुनाव ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के लिए इतना अहम इस बार का क्यों हो गया है। ये तो आसानी से समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं पूरे देश भर की राजनीति में कि अभी भी वो उतनी ही पॉपुलर हैं और जिस भाजपा की नीतियों का वो विरोध कर रही हैं बंगाल के लोग उसे अच्छे से समझते हैं और इसीलिए चौथी बार उनके साथ समर्थन जाना है। लेकिन चौथी बार, ये तो इतिहास एक तरीके से हो जाएगा यदि चौथी बार बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो, और इसकी वो पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लेकिन दरअसल ममता बनर्जी और भाजपा, खासकर नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए भी ये चुनाव बहुत अहम है क्योंकि नरेंद्र मोदी की उम्र क्या हो गई है, 75 साल। प्रधानमंत्रित्व काल में अपने पीएम की कुर्सी पर रहते हुए नरेंद्र मोदी की क्या ये ख्वाहिश नहीं होगी कि बंगाल भी उनके कब्जे में आ जाए, जिसका सपना भाजपा बहुत लंबे समय से देखती रही है। तो ये तड़प भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जरूर उठती होगी कि उनके बहुत सक्रिय राजनीति में रहते हुए बंगाल उनके पाले में आ जाए, और इसकी बेचैनी भाजपा में
दिख रही है, क्योंकि अगले चुनाव जब बंगाल में होंगे साल 2031 में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 80 साल हो जाएगी और वे राजनीतिक रूप से कितना सक्रिय रहेंगे इसके बारे में अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये तो जरूर है कि जो जोश और खरोश दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, वो चाहते हैं कि इसी एज में पश्चिम बंगाल उनके खाते में आ जाए। रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी 71 साल की हो चुकी हैं और जब अगला चुनाव आएगा तब वो 75 की होंगी। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि 75 की उम्र कोई ऐसी उम्र होती है कि राजनीतिक रूप से सक्रियता किसी की कम हो जाती है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसके गवाह हैं। लेकिन ममता बनर्जी को दरअसल ये बताना है कि अभी भी जिन नीतियों पर वो चल रही हैं और भाजपा की जिन नीतियों की वो मुखालफत करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने वाली शक्तियां देश में मौजूद हैं। और यही वजह रही कि एसआईआर के खिलाफ उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बहस की, ये बताने के लिए कि वो किस पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ खड़ी। तो जाहिर सी बात है, ये चुनाव जितना ममता बनर्जी के लिए अहम है, क्योंकि चौथी बार उन्हें सरकार बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो चाहती है कि चौथी बार, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी चौथी बार सरकार बने। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जो ये चुनाव अहम है वो तो है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भी अहम हो जाता है, क्योंकि उनके पीएम की कुर्सी पर रहते हुए यदि बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हों तो उसकी भव्यता उनको मालूम है। बंगाल का चुनाव बहुत अहम है और बंगाल के चुनाव के बाद यूपी का भी चुनाव होने वाला है। तो वहाँ के नतीजे क्या होंगे, उसका असर क्या होगा, ये तो देखना ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भीषण टक्कर बंगाल की धरती पर चल रही है, आम तौर पर ऐसा दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। तो अब देखने को क्या मिलेगा? अब सिर्फ देखने को नतीजे मिलेंगे जो 4 मई को आएंगे। तो बंगाल चुनाव पर नज़र बनाए रखिए। अभी पहले चरण की वोटिंग हुई है, दूसरे चरण की वोटिंग बाकी है और उसके बाद जब 5 राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना होगी तो सबसे ज़्यादा ऊपर बंगाल की खबरों पर ही लोगों की नज़र होगी और सबसे ऊपर बंगाल ही होगा। आप यूपी की बात मनीष के साथ में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।